नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। कल के वीडियो में हमने देखा था भारतीय संविधान का विकास, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। संविधान क्या है और उसके तथ्य कौन कौन से हैं। 1726 का चार्टर एक्ट देखा था हमने, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। आइए शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। यानी कि जितने भी राजनीतिक मामले थे उनकी व्यवस्था बनाने के लिए कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया था। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। कौन से एक्ट के द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा द्वैध शासन। ये आप सब देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ। इसका तात्पर्य होता है कि किसी देश या राज्य में दो लोगों का शासन होना। जैसे भारत में उस समय ब्रिटिश शासन था, तो द्वैध शासन का मतलब है कि कुछ अधिकार और कुछ शक्तियाँ वहाँ की रियासतों को भी दे दी गई थी। जिसमें जैसे मैं आपको बता दूँ, द्वैध शासन यानी दो लोगों का शासन। जैसे ब्रिटिश की अगर बात करें तो ब्रिटिश के हाथ में आपका जो समझो प्रतिरक्षा है, ठीक है, प्रतिरक्षा, और आपका यातायात है, यातायात है, आर्थिक गतिविधियां हैं, ये सब तो आपका जो है ब्रिटिश शासन के अंडर में थी। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें रियासतों की, तो रियासतों को जो काम दिए गए थे उनमें था, जैसे मान लीजिए पुलिस है, ठीक है, पुलिस, और इसके बाद साफ सफाई है, साफ सफाई, ठीक है, जेल है, इत्यादि। यानी कि ऐसी तमाम शक्तियों को रियासतों को बांट दिया गया। अगला है नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों और ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण तथा भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय आदि को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। यहाँ ध्यान समझिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कुछ विसंगतियां थी, और उसके और हम आपको बता दें कि जो ब्रिटिश शासन था उसका कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था, अपूर्ण नियंत्रण था। कंपनी आप समझ रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उस पर ब्रिटिश सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं था। कंपनी ने भी कुशासन मचा रखा था, उसके कर्मचारी अन्याय करते थे। इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि जैसे किसान है, ठीक है, किसान, तो किसान का क्या हो रहा है कि वो फसल की पैदावार कर रहा है और पूरी फसल लगान के रूप में कंपनी वसूल रही है। कंपनी यानी कि किसान को खेती करने के बावजूद भी कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे किसान दिवालिया हो रहा था। अगला तथ्य है कि व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद बनाए गए। व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि व्यापार के मामले सुलझाने के लिए कोर्ट में डायरेक्टर का पद बनाया गया। अब हम बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि पूरे भारत पर कंपनी का ही अधिकार था। यानी कंपनी ही लेन देन कर सकती थी, यहाँ से मसालों को, यहाँ से कपास को, यहाँ से अनाज को खरीद सकती थी या लगान के रूप में ले सकती थी। इसके अलावा किसी और कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार में संबंध में 20 वर्षों के लिए अधिकार प्राप्त रहा। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो उसका एकाधिकार था उसको 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया, और उसके पास ये सारे अधिकार छीन करके सिर्फ चीन, यानी कि चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए उसका अधिकार बना रहा। आगे हम देखेंगे, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यहाँ पर हम
कंपनी के जो अधिकार पत्र थे, यानी पहले तो सारे अधिकार उसके रह ही नहीं गए थे, ब्रिटिश शासन में चले गए थे, लेकिन जो भी अधिकार बचे थे, जैसे चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ जो व्यापार की उसकी शर्तें बची हुई थी, जो अधिकार बचे हुए थे, उनको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस राजलेख के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोलकाता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इस राजलेख के द्वारा, यहां पे देखिएगा, नोट कीजिएगा, मैं बात करता हूं, ये पेन ले लेता हूं। इस राजलेख के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोलकाता, मुंबई, मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो चेन्नई, मद्रास जिसको आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई, चाहे वो आपका मुंबई हो, इनकी सरकारें जो भी कानून बनाएंगी उन कानूनों का अनुमोदन ब्रिटिश संसद द्वारा अनिवार्य कर दिया गया। यानी कि पहले ये कानून बनते थे, उनका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता था, लेकिन पिट्स इंडिया, ये आपका जो हम पढ़ रहे हैं इस समय 1813 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के थ्रू ये व्यवस्था कर दी गई कि अब ये सरकार है, चाहे वो कोलकाता की हो, चाहे मुंबई हो, मद्रास की हो, कोई भी कानून बनाएगी तो उसका अनुमोदन ब्रिटिश संसद के द्वारा ही होगा। आगे बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारी का अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो 20 वर्ष वाला अधिकार जो था उनके पास, जिसमें चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ जो चाय का व्यापार था, उसको भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा देश में, यहां पे देखिए किस लिखा हुआ है, किस नहीं, यहां पे इस होगा, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, केंद्रीय शासन, यानी कि एक तरीके से द्वैत शासन प्रणाली लगभग अंत की ओर थी। कि केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर हम बात करें, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति हुई, जिसे विधि सदस्य कहा जाता था। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, इस परिषद में एक और सदस्य इंक्लूड किया गया, उसको भी ज्वाइनिंग कराई गई और उसे विधि सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। अब यहां पर देखिए, ये आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई, तो आपका सीधा साधा आंसर होना चाहिए, इसमें कोई संकोच वाली बात नहीं है, बेझिझक होकर आंख बंद करके 1833 का चार्टर एक्ट लगा देना। अगर क्वेश्चन बनता है किस अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना हुई, तो 1833 का चार्टर एक्ट। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, ये मैंने आपको बोला था अभी, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग, ठीक है, ये प्रथम विधि आयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप याद रखना, ये 1833 के चार्टर एक्ट में आएगा। ठीक है, अगली लाइन देखते हैं। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया। किसे? लॉर्ड मैकाले को। इनका नाम तो आपने सुना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका नाम आता है, मैकाले का, इनका नाम आपने सुना होगा। इनको गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। वो कंपनी के पास कोई अधिकार बचे ही नहीं थे। जितनी उसने तबाही मचा रखी थी, जितना उसने भारतीय कृषकों को लूट रखा था, भुखमरी की कगार पे कर दिया था, आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने उसके सारे अधिकार छीन लिए और वो सब ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ गए। इसके अंतर्गत पहले से बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। देखिए, ये जो पहले से बनाए कानून थे, इनको नियामक कहा गया, यानी ये तरीके से नियम यानी कानून का नियम था, मतलब कोई नियम का कानून था, ऐसे जैसे आप समझ लो, वो उसको वैलिडेशन में नहीं रखा गया। नए कानून जो बनाए गए उनको ही सिर्फ एक्ट या अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। ये सबसे पहले लंदन में परीक्षा होती थी, सिविल सेवकों की जो परीक्षा होती थी वो लंदन में होती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज का टॉपिक यहीं तक था कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करना। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।